हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज 7th क्लास का 7th चैप्टर, ए वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ह्यूमन इन्वायरमेंट, मानवीय वातावरण। सेटलमेंट। सेटलमेंट का मतलब यहाँ पर मानव बस्तियाँ होती है बेटा, ध्यान रखना। मानव बस्तियाँ, मानव बस्तियाँ मतलब यहाँ पर मानव जो है घर मकान अपने बनाते हैं, हाउसेस वगैरह सेटअप करते हैं, तो वो विलेजेस जो बन जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट में मानव बस्तियाँ। ट्रांसपोर्ट यानी कि मतलब होता है इसमें यातायात, मतलब कि रोड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट्स और एयर ट्रांसपोर्ट, इस तरह की चीज़ें इसमें आती हैं। और कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ पर है कम्युनिकेशन का मतलब आपस में होने वाली उनकी बातचीत या फिर उनका जो है एक तरह से एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इस चैप्टर में आपको दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कि कैसे अर्ली ह्यूमन बीइंग जो है एक दूसरे पे डिपेंड होते थे, नेचर पे डिपेंड होते थे। और जो आप ये मान के चलिए कि नेचर से ही वो मोस्टली सारी चीज़ें, फूड, क्लॉथिंग वगैरह सब कर लेते थे, ठीक है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ ह्यूमन ने नए नए स्किल, भोजन यानी कि फूड ग्रो करने के उन्होंने तैयार कर लिए, नई नई स्किल वो सीख गया। नए नए घर यानी कि होम वगैरह बनाने, बिल्ड होम घर बनाने सीख गया। और नए नए टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के साधन वो विकसित करता चला गया। और नए कम्युनिकेशन के जो न्यू मीन्स थे वो भी वो डेवलप करता चला गया। दिस इज़ दे मॉडिफाई द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड। इस तरह से उन्होंने अपने जो नेचुरल इन्वायरमेंट था उसको मॉडिफाई करना शुरू कर दिया जहाँ वो रहते थे। मतलब अगर उन्होंने अच्छे से जो है अच्छे से फूड वगैरह उगाना शुरू कर दिया, अच्छे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, या फिर अच्छे टाइप के हाउसेस में वो रहने लगे, मतलब कि अच्छी शेल्टर उनको, जैसे कि पहले वो केव वगैरह गुफाओं में ही रहते थे, अब वो डेवलप करते चले गए। तो इस तरह से एक नया इन्वायरमेंट तैयार कर दिया जिसे हम ह्यूमन इन्वायरमेंट कहते हैं। सेटलमेंट, अब देखिए सेटलमेंट के बारे में, तो सेटलमेंट का मतलब मानव बस्तियाँ। तो ये वो जगह होती है जहाँ लोग अपने घर बनाते हैं, मतलब कि गाँव से फिर बाद में डेवलप होकर वहीं गांव फिर सिटीज़ बन जाती हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग जितने भी होते थे वो या तो पेड़ों पर रहते थे या गुफाओं पर रहते थे, गुफाओं के अंदर रहते थे, ठीक है। फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या शुरू किया? क्रॉप उगाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर दिया। और जो है फिर इसीलिए उनको परमानेंट हाउसेस वगैरह की ज़रूरत पड़ी ताकि वो क्रॉप को प्रोटेक्ट भी कर सके। जितनी भी दुनिया में बस्तियां बसी, जितने भी सेटलमेंट दुनिया में हुए, वो ज़्यादातर रिवर वैली जहाँ पर पानी होता था वहीं पर ही बनाए गए। दे आर सेटल नियर द रिवर वैली, यानी कि नदी घाटियों के किनारे वो बसे जहाँ पर पानी की अच्छी फैसिलिटी उनको मिल जाती थी। अब क्यों? क्योंकि देखो, अगर वो अपने साथ एग्रीकल्चर वहाँ कर रहे हैं या अपने कैटल्स को अपने साथ रख रहे हैं तो डेफिनेटली पानी की ज़रूरत पड़ती है फिर वहाँ पर। ओके, लैंड्स वाज फर्टाइल, और ज़मीन उपजाऊ होती थी तो वहीं सेटल होते थे। और फिर इन्होंने धीरे धीरे अपने ट्रेड का डेवलपमेंट करना शुरू किया। ओके, ट्रेड, कॉमर्स मतलब कि व्यापार का काम भी उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद में फिर वो नई नई चीज़ें बनाते चले गए, मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता चला गया। ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर, और फिर मानव जो बस्तियां थी वो बड़ी होती चली गई। सेटलमेंट फ्लोराइश, और फिर ये बस्तियां फलती फूलती गई। सिविलाइजेशन, जो कि सभ्यताएं थी, वो डेवलप होती चली गई। और जितनी भी सिविलाइजेशन डेवलप हुई मोस्टली रिवर वैली के नज़दीकी वो बनी है, क्योंकि रिवर वैली में बहुत सारी उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिखा रखा है द बैंक ऑफ रिवर इंडस, कि इंडस के किनारे इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी थी। कौन सी बनी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी तरह से और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन है। तिग्रीज, इस सिविलाइजेशन का मतलब यहाँ पर सभ्यता से है। सभ्यता मतलब कि वो जहाँ पर लोगों ने अपनी सेटलमेंट किया। इसी तरह एक तिग्रीज रिवर जिसके किनारे लोग बसे थे, नाइल रिवर, इसके किनारे भी लोग सेटल हुए थे। और हवांगे जो कि चाइना की है, ये भी लोग सेटल हुए थे। देखिए, इंडस इंडिया की, तिग्रीज और दजला फ्रात जो कि मेसोपोटामिया यानी कि ईरान इराक के आसपास, नाइल रिवर इजिप्ट की, अफ्रीका की होती है, और हवांगे रिवर मतलब कि चाइना। तो इस तरह से अलग अलग नदी किनारों पर अलग अलग सभ्यताएं विकसित होती चली गई, ठीक है। और अब देखिए, अब सेटलमेंट के बारे में
मानव बस्तियां या सेटलमेंट आदमी जब कहीं पर करता है, रहने जाता है, तो वो दो प्रकार के सेटलमेंट होते हैं, या तो वो परमानेंटली सेटलमेंट करेगा या फिर वो टेम्पररी, मतलब कि स्थाई बसाव या फिर अस्थाई बसाव होता है। सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, मतलब कि अगर ऐसे सेटलमेंट जो कि थोड़े समय के लिए कहीं पर किया जाता है उसको हम अस्थाई सेटलमेंट कह सकते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट कह सकते हैं। और ऐसे जो टेम्पररी सेटलमेंट होते हैं ज़्यादातर वो जब लोग गहरे जंगलों में रहने लगें, या फिर बहुत गर्म जगह पर, या बहुत ही ठंडे मरुस्थलों में। मरुस्थल भी यानी कि डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो हॉट डेजर्ट होता है और एक कोल्ड डेजर्ट होता है। तो अगर वहाँ एक्सट्रीम कंडीशन है, हॉट एंड कोल्ड डेजर्टिक एरिया है, डीप फॉरेस्ट है, तो लोग वहाँ पर क्या है कम ही रहना पसंद करेंगे। या माउंटेनियस एरिया है जहाँ पर टेम्पररी सेटलमेंट किया जाता है। मतलब कि ये जो लोकेशन दी हैं, डीप फॉरेस्ट है, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट है, माउंटेन एरिया है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग टेम्पररी सेटलमेंट ही करते हैं, ठीक है। और ये जो वहाँ पर जो हंटिंग का प्रैक्टिस करते हैं, गैदरिंग करते हैं और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, मतलब कि अस्थायी खेती करते हैं और फिर शिफ्ट कर जाते हैं। एक ट्रांस ह्यूमेंस भी होता है जिसमें क्या होता है जानवरों को इधर से उधर घुमा कर ले जाया जाता है, ठीक है। ट्रांस ह्यूमेंस 10 मिनट, ठीक है। ट्रांस ह्यूमेंस मतलब कि जानवरों को इधर उधर घुमाया जाता है, तो वो ट्रांस ह्यूमेंस होता है। मतलब कि जैसे कोई बड़ा ग्रुप हो गया, अपने साथ बहुत सारी भेड़ बकरियां, बहुत बड़ा ग्रुप लेकर वो चल रहे हैं, जिसमें अलग अलग जो है ग्रासलैंड एरिया ढूंढते हुए निकल रहे हैं, तो वो ट्रांसह्यूमेंस मतलब एक तरह से ये एक्टिविटी है। ट्रांसह्यूमेंस क्या एक तरह से एक्टिविटी है जो कि नोमैडिक हर्डर्स यानी कि जो घुमक्कड़ चरवाहे होते हैं वो करते हैं, ओके। फिर देखिए आज के दिन हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बस्तियां जो है वो परमानेंट सेटलमेंट हो रही हैं। मतलब कि ज़्यादातर लोग परमानेंट सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब कि पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं, ठीक है। इन दीज सेटलमेंट, इस प्रकार की बस्तियों में लोग अपने घर बनाकर परमानेंटली रहना शुरू कर देते हैं, हाउसेस वगैरह परमानेंटली सेटअप कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, देखा इस पूरी फोटो में ये दिखाया हुआ है कि कैसे लोग परमानेंटली सेटअप हो चुके हैं। ये रिवर वैली एरिया है और पहाड़ों की घाटियों में, ठीक है। और अब देखो डू यू नो में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको दिखाई गई है, द प्लेस वेयर बिल्डिंग और सेटलमेंट डेवलप इज कॉल्ड साइट। साइट क्या है, एक तरह से एक जगह होती है जहां पर लोग अच्छी लोकेशन देखकर वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। अब अच्छी लोकेशन का मतलब फेवरेबल क्लाइमेट, मतलब ऐसा क्लाइमेट जो कि रहने लायक हो, ना हॉट ना पूरी तरह से हॉट, ना पूरी तरह से कोल्ड। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब एक शूटेबल साइट क्या हो सकती है वो आप ये देख सकते हो यहाँ पर 4 पॉइंट शूटेबल साइट। देखो एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, साइट का मतलब है कि एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर लोग रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो फेवरेबल क्लाइमेट मतलब कि ना हॉट होगा ना पूरी तरह से कोल्ड होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मतलब कि पानी की अच्छी व्यवस्था होगी, पानी मतलब फ्रेश वाटर, ओके। दूसरा थर्ड पॉइंट सूटेबल लैंड। सूटेबल लैंड का मतलब यहाँ पर वो है कि एकदम इक्वल फ्लैट लैंड एंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सूटेबल मतलब कि फर्टाइल लैंड, ओके। फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ भूमि। अगर ये चारों कंडीशन बनती है तो लोग वहां पर रहना पसंद करते हैं। दैट इज ए सूटेबल साइट फॉर लिविंग पर्पज, ओके, ठीक है। तो अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि और इसमें क्या बताया गया है। इसमें देखो ये ट्रांसह्यूमेंस का एक आपको बता भी दिया कि मैंने बताया कि भाई ट्रांसह्यूमेंस का मतलब है कि मानव अपनी जरूरत के अनुसार क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो ट्रांसह्यूमेंस इट इज एन सीजनल मूवमेंट, की एक ऐसी सीजनल मूवमेंट होती है जो कि लोग करते हैं। पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर, जब लोग इधर से उधर अपने जानवरों को लेकर घूमते हैं तो नए पास्चर्स की यानी कि न्यू ग्रासलैंड की नई घास के मैदानों की जरूरत पड़ती है, तो उसको ढूंढते हुए निकलते हैं और सीजन चेंजेस के अकॉर्डिंग वो इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ एक ये जो है कन्वर्सेशन दिखाई गई है। मैरी का बर्थडे है, बर्थडे पार्टी में लोग यहाँ आए हुए हैं और मैरी जो है वेट कर रही है गुरप्रीत का जो पहुँचने ही वाली है ताकि केक जो है मैरी काट पाए। एट लास्ट गुरप्रीत वहाँ पहुँचती है और वो बहुत थकी हुई है, कॉफिंग वो हाफ रही है, वीजिंग हाफ रही है बुरी तरह से। और फिर वो बताती है कि वो ट्रैफिक जाम में फंस गई थी, ट्रैफिक जाम बहुत बुरा था। फिर मैरी की मदर जो है मिसिज थॉमस जो है गुरप्रीत की जो है बैक को पैटेड मतलब कि थपथपाती है और फिर उससे कहती है कि ओह द पोल्यूशन इन आवर सिटी, वो कह रहे हैं हमारे शहर में पोल्यूशन
बढ़ता जा रहा है। प्रसाद जो है वो जो कि न्यू कमर जो कि गांव से आया है अभी शहर में, वो फिर क्वेश्चन करता है कि भाई यहाँ पर इतना ट्रैफिक जाम क्यों होता है शहर में, इस तरह का इतना ज़्यादा पोल्यूशन शहरों में क्यों होता है। प्रसाद यहाँ एक क्वेश्चन कर देता है। ओके, प्रसाद जो एक लड़का है जो एक क्वेश्चन कर देता है, तो फिर उसके बाद उसका आंसर जो है मैरी के फादर देते हैं प्रसाद को, मतलब प्रसाद जो लड़का है उसको आंसर देते हैं। कहते हैं कि भाई यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल चलते हैं शहरों में, द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन द सिटी, और सिटी की जो पॉपुलेशन वो भी बढ़ती जा रही है, दैट्स वाई द ऑल ट्रैफिक जाम एंड सच पॉपुलेशन इन द सिटीज़। ओके, फिर मैरी के फादर ने आगे और रिप्लाइड किया कि जब मैरी ने क्वेश्चन पूछा, एक और क्वेश्चन पूछा, देन वाई आर पीपल कमिंग टू सिटी, तब लोग शहरों में क्यों आते हैं फिर इतनी भीड़ करने के लिए। तब उसकी माँ फिर रिप्लाई करती है, आंसर देती है मैरी की मदर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, एक के बाद एक क्वेश्चन किए जा रहे हैं, तो उसकी मदर अप्लाई करती है, दे कम लुकिंग फॉर जॉब, वो यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आते हैं, बेटर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए वो आते हैं। मैरी फिर आगे फिर इंक्वायरी करने लगती है, मतलब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आते चले जाते हैं। इफ़ सो मैनी पीपल्स केम टू द सिटी, अगर बहुत सारे लोग शहरों में आ जाएंगे, वेयर विल बी द ऑल पीपल्स आर लिव, तो फिर सारे लोग रहेंगे कहाँ पर। वेरी गुड क्वेश्चन। और फिर इसका आंसर मिस्टर थॉमस देते हैं, दैट इज़ वाई यू सी मैनी स्लम्स एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट वेयर पीपल स्टे इन कॉन्गेस्ट एंड अनहाइजीनिक कंडीशन। अब मिस्टर थॉमस आंसर देता है कि इसीलिए आप बहुत सारे गंदी बस्तियां यानी कि स्लम एरिया आप देख पा रहे हैं, और एक स्क्वैटर्ड सेटलमेंट मतलब कि लोग अलग अलग जहाँ मर्जी होती है वहीं पर वो रहना शुरू कर देते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशन मतलब कि एक बहुत ही गलत सिचुएशन में इधर उधर आप देखोगे बड़े बड़े शहरों में पटरियों के, रेलवे पटरियों के किनारे, किसी पुल के नीचे झुग्गी झोपड़ियाँ लगाकर लोग गंदे तरीके से, मतलब कि बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में गंदी बस्तियों में कूड़े के ढेर के नज़दीक रहते हुए नज़र आते हैं, और मतलब कि बहुत ही अलग अलग बीमारियों में वो फंस जाते हैं। और आप देखोगे बड़े शहरों में पानी की और बिजली की बड़ी शॉर्टेज होती है, सप्लाई होती है, जो कॉमन प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों की। और एक और आपको नॉलेज दूं कि सबसे बेहतरीन जो बेहतरीन का नाम आया, सबसे बड़ा स्लम एरिया मुंबई के अंदर है, जिसको हम धारावी मुंबई की बस्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं? धारावी। ये सबसे बड़ा स्लम एरिया है इंडिया का, बल्कि एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है। ठीक है, अब प्रसाद एक और पॉइंट रख रहा है यहाँ पे, जो गांव से आया बच्चा वो यहाँ इस कन्वर्सेशन में ज्वाइन करता है। ओके, ये कह रहे कि हमारा विलेज तो बहुत बड़ा नहीं है, नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल, की बहुत बड़ा नहीं है ना, वहाँ पर बड़े बड़े सिनेमा हॉल है, वेल इक्विप्ड, वहाँ अच्छे स्कूल भी नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं है, लेकिन हमारे गांव में खुली जगह है, फ्रेश एयर है सांस लेने के लिए। देन व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक, लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि मेरे दादाजी जब बीमार हुए तो उनको शहर के हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा था, मतलब जल्दीबाजी में हमें वहाँ जाना पड़ा था। मतलब कि फैसिलिटीज़ कम हैं लेकिन इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। तो इस कन्वर्सेशन से हमें ये पता लगता है कि आपके सामने दो पिक्चर क्लियर हुई, एक रूरल सेटलमेंट यानी गांव के जो माहौल होता है रहने का उसके बारे में क्लियर हुआ, और एक अर्बन सेटलमेंट जहाँ पे रहने के लिए बहुत ही पोल्यूशन और बहुत ही कॉन्गेस्टेड और अनहाइजेनिक कंडीशन में लोग रह रहे होते हैं। तो दो पिक्चर्स आपके माइंड में क्लियर हुई। तो अब देखिए आगे पॉइंट बनता है, जो विलेजेस में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी भी करते हैं। जैसे कि विलेजेस के रहने वाले लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब कि कृषि करते हैं, फिशिंग मतलब कि मछली पालन करते हैं, फॉरेस्ट्री मतलब जंगल के अंदर से पेड़ काट के लाते हैं और फिर उससे फर्नीचर बनाते हैं, क्राफ्ट वर्क यानी कि टोकरियाँ बनाना जो है, और भी अलग अलग टाइप के जो क्राफ्ट वर्क वो कर लेते हैं, ट्रेडिंग, और कुछ चीज़ों में व्यापार भी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर साउथ की बात करूँ तो साउथ में जो अन्ना मलाई, नल्ला मलाई और कार्डमम की हिल्स हैं उनमें लोग क्या है मसालों का भी व्यापार करते हैं, तो ट्रेडिंग में आते हैं आगे। ठीक है, तो ये ज़्यादातर गांव के लोगों का काम होता है। और रूरल सेटलमेंट गांव के लोग जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट या स्कैटर्ड सेटलमेंट में हो सकते हैं। अब बात करें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होता है और स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है आपको। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब है जहाँ पर आपस में घरों की छतें एक दूसरे से टच करती है, आप एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए होते हो, थोड़ी सी भी जगह बीच में गैप बहुत ही कम देखने को मिलता है, दैट इज कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, मतलब कि सघन बस्तियां। आई रिपीट माई पॉइंट, सघन का मतलब बहुत ही घनी घनी बस्तियां, जहां पर वो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहलाता है। और यहां आप देख सकते हो स्कैटर्ड सेटलमेंट, स्कैटर्ड को हम कहते हैं सहंत बस्तियां, गुंचित सहंत बस्तियां, मतलब कि जो दूर दूर फैली हुई होती है,
जहाँ पर कहीं दूर दूर, कहीं किसी वैली एरिया में, किसी गांव के एरिया में दूर दूर घर मकान बने होते हैं, तो वो स्कैटर्ड सेटलमेंट होती है। मतलब कि एक तो गुंचित बस्तियाँ और एक प्रकीर्ण बस्तियाँ, इसको हम क्या कहेंगे, प्रकीर्ण। एक्चुअल में ये दूर दूर बिखरी होती है, प्रकीर्ण बस्तियाँ होती हैं। ओके बेटा, अब देखिए आगे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के बारे में कुछ बता रहे हैं। इसे क्लोजली बिल्ट एरिया, जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत नज़दीक नज़दीक घर होते हैं, फ्लैट लैंड पे ज़्यादातर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि समतल धरातल पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पाया जाएगा। द स्कैटर्ड सेटलमेंट ड्वेलिंग स्पेस ओवर द एक्सटेंसिव एरिया, कि स्कैटर्ड सेटलमेंट तो वो बड़े एरिया में फैला हुआ होता है, जैसे कि कोई हिल एरिया हो गया या कोई गहरे जंगल हो गए जहाँ पर लोग दूर दूर अपने घर मकान बनाकर रहते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट, कोई ऐसा एरिया जहाँ पर वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन हो, तो वहाँ पर भी लोग ज़्यादातर स्कैटर्ड सेटलमेंट जो है प्रीफर करते हैं। ओके, फिर आगे देखिए द रूरल एरिया। इन रूरल एरिया, गांव के एरिया में पीपल बिल्ट हाउस, जो लोग घर बनाते हैं वो उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सुटेबल वो हाउसेस तैयार करते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे और एग्जांपल देख लीजिए कि देखिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ के घर जो होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। आप देख सकते हैं ये एक जो है स्टिल्ट हाउस है, ये लकड़ियों के ऊपर घर मकान बनाए गए, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और आप नीचे घर नहीं बना सकते, मतलब कि अगर बनाओगे तो वो गल जाएंगे, उनकी नींव वगैरह कमज़ोर पड़ जाएंगी, तो ये बड़ा दिक्कत होता है। तो यहाँ मेघालय, आसाम जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर इस तरह के जो है वुडन ब्लॉक्स के ऊपर बना के ये हाउसेस तैयार किए जाते हैं। तो देखिए स्लंटिंग रूफ, मतलब कि ढलवां छतें बनाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और रेनी सीजन में तो बहुत बुरी हालात हो जाती है। तो क्या करते हैं कि हाउस को ऊंची जगह पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है और एक प्लेटफॉर्म तैयार करके ऊंचाई पर तब जाके वो घर बनाए जाते हैं। गांव के जो घर होते हैं वो थिक मड वॉल हाउस होते हैं, मतलब कि मिट्टी से बनाए जाते हैं विद थैच रूफ, और ऊपर लकड़ी की छत डाली जाती है। ये ज़्यादातर हॉट क्लाइमेटिक एरिया में जो है इस तरह के थैच रूफ वाले जो और वड माल वाले हाउस, वड वॉल्ड वाले जो हाउस होते हैं, मतलब कि मिट्टी की दीवारों वाले घर ज़्यादातर वहाँ पाए जाते हैं। लोकल मटेरियल यूज़ किया जाता है, जैसे वहाँ पर जो पत्थर होते हैं, मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, स्ट्रा लकड़ियाँ होती हैं, उन सबको यूज़ करते हैं घर मकान बनाने में। मतलब कि गाँव के अंदर मोस्टली ऐसा होता है, लेकिन आजकल गाँव भी बड़े जो है डेवलप हो गए हैं। तो अब ज़्यादातर मैं ये कहूँ कि उड़ीसा या फिर सेवन सिस्टर एरिया, इधर ही आपको इस तरह के मकान घर मिलेंगे। लेकिन अभी जो न्यू हरियाणा या पंजाब जैसे जो विलेजेस हैं वहाँ पर आपको रेयर केस में ही इस तरह के हाउसेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, द टाउन आर स्मॉल एंड सिटी आर लार्जर देन अर्बन सेटलमेंट, कि अब देखिए टाउन यानी कस्बे जो होते हैं, जो पूरी तरह ना तो शहर है। टाउन क्या होता है, रिपीट माई पॉइंट, कि टाउन वो जगह होती है जहाँ ना तो पूरी तरह शहर जैसी फैसिलिटी होती है और ना पूरी तरह वो गांव जैसा वहाँ पर होता है या गांव जैसी कोई एक्टिविटी होती है, तो वो टाउन कहलाता है। ओके, तो आप देख सकते हैं टाउन आर स्मॉल, टाउन छोटे होते हैं, सिटी आर लार्जर देन अर्बन सेटलमेंट, और शहर बड़े होते हैं। इन अर्बन एरिया पीपल आर एंगेज मैन्युफैक्चरिंग, पीपल इंगेज होते हैं बहुत सारे प्रकार के विनिर्माण कार्यों में। देखो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि रॉ मटेरियल कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है या फिर रॉ मटेरियल कोई मिनरल बेस कोई प्रोडक्ट है, उससे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। जैसे स्टोन को क्रश करके अगर सीमेंट तैयार कर दी जाए तो आप इसको मैन्युफैक्चरिंग वर्क कहेंगे। शुगर केन से आप शुगर तैयार करते हो तो ये भी आपका मैन्युफैक्चरिंग वर्क कहलाएगा, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग वर्क। ओके, फिर ट्रेडिंग, व्यापार में लगे होते हैं। सर्विस यानी कि अलग अलग प्रकार की सर्विस सेक्टर्स में, बैंकिंग सर्विस हो गया या फिर कोई एजुकेशनल सर्विस हो गया, इस तरह की सर्विस में मोस्टली कॉमनली लोग लगे होते हैं। ठीक है, ओके। अब कुछ विलेजेस और कुछ टाउन जैसे हम जानते भी अपने लाइफ में बहुत सारे हैं ऐसे, और ठीक सा मतलब है सिस्टम पूरा, तो बहुत सारे शहर आजकल डेवलप हो गए हैं। अब देखिए ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात। ओके, ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स, ट्रांसपोर्ट वो साधन होते हैं विच पीपल्स एंड गुड्स मूव, जिनसे लोगों को और सामान को इधर उधर पहुंचाया जाता है। यातायात वो होता है, ट्रांसपोर्ट वो चीज़ होती है जिससे लोगों को इधर उधर और चीज़ों को इधर उधर पहुंचाया जाता है। पुराने दिनों में बहुत ही टाइम लगता था इधर से उधर पहुंचने में, क्योंकि या तो लोग पैदल यात्रा करते थे या फिर अपने जानवरों के ऊपर बैठकर इधर उधर, जैसे कैमल हो गया, बुलोक्स हो गए, इन सब का यूज़ करते थे। और तब वो लंबी लंबी यात्राएं तय करते थे, ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, और वो लंबी लंबी यात्राएं करते थे। पीपल हैड टू वॉक एंड
यूज़ एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स, और वो या तो पैदल जाते थे या एनिमल्स को अपनी चीज़ें इधर उधर पहुंचाने में यूज़ करते थे। इन्वेंशन ऑफ व्हील, जब से पहिए का आविष्कार हुआ ट्रांसपोर्ट आसान हो गया। पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ ये चीज़ें और भी आसान होती चली गई थी। ओके, अब देखिए डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हुए अलग अलग समय में, और आज के दिन लेकिन कुछ जगह पर आज भी जो है ट्रांसपोर्ट के लिए एनिमल्स यानी कि बुलॉक्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर ये इग्लू हाउस है। अब ये कंडीशनल है बिल्कुल कि जब आइस एरिया में आप रह रहे हो तो आइस में आपको इसी प्रकार के इग्लू हाउसेज बनाने पड़ेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आज अभी तक भी कुछ लोग जो है हॉर्स जो है कार्ट बनाकर जो है यूज़ करते हैं, और हॉर्स कार्ट का आज भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ किया जाता है। हमारे कंट्री में तो जो है डोंकीज़ यानी कि जो गधे होते हैं उनको, मोल्स उनका भी, और बुलोक्स और कैमल्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। आज भी बहुत सारे विलेजेस में इनको यूज़ किया जाता है। और एंडीज माउंटेन्स जो कि साउथ अमेरिका में हैं, वहाँ पर लामाज यूज़ किए जाते हैं, जो जानवर होते हैं जिनका यूज़ ये करते हैं। और तिब्बत में याक जैसे जानवर का यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। ओके, और पुराने ज़माने के ट्रेडर जो थे वो भी बहुत सारे जो है इस तरह के साधनों का यूज़ करते थे, इस तरह के बुलोक्स वगैरह का और याक और लामा का यूज़ करते थे, और काफ़ी समय लग जाता था उनको इधर से उधर पहुँचने में। ठीक है, और कई बार तो वो सी रूट का भी यूज़ करते थे, कई बार लैंड रूट्स का भी यूज़ करते थे। लेकिन आज के दिन एरोप्लेन जैसे जो साधन हो गए हैं जिनसे ट्रैवल करना बहुत ही ईजी और आसान हो गया है, और सुपर फास्ट हैं। केवल 6 से 8 घंटे में आप एक जगह से जगह दूसरी जगह यानी कि इंडिया या यूरोप कहीं पर भी आप पहुंच सकते हैं। इंडिया और यूरोप पहुंचने में केवल 6 से 8 घंटे लगते हैं, और इतने फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आप हो गए हैं कि समय बचता है और एनर्जी भी बचती है। जहां पहले 6-6 महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, आजकल वो कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट में हमने सेटलमेंट के बारे में पढ़ा कि सेटलमेंट क्या होता है और किस तरह की सूटेबल साइट होती है, इनके बारे में पढ़ा हमने। और ठीक है, उसके बाद में हमने जो है कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड सेटलमेंट क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा हमने, और फिर लोग किस कंडीशन में कैसे हाउसेज कहाँ कहाँ तैयार करते हैं वो भी हमने इस पार्ट नंबर 1 में समझ लिया। और ट्रांसपोर्ट किस किस चीज़ों का यूज़ किया जाता है वो भी हमने देखा। तो पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में हम अलग अलग टाइप के जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं, रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज और एयरवेज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो पार्ट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी उसको ज़रूर देखें। रोडवेज, रेलवेज के बारे में अच्छे से बताया जाएगा, और वाटरवेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, और एयरवेज और फिर कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। पार्ट नंबर 2 में हम इनके बारे में डिस्कशन कर पाएंगे। ओके बेटा, तो पार्ट नंबर 1 में आज इतना ही। ठीक है, ओके बाय। पार्ट 1 में इतना ही। थैंक यू।